सीवर अपर्टनेंसेस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम लोग सीवरेज क्लीन आउट्स हो गए, स्ट्रीट इनलेट्स हो गए, कौन कौन सी चीजें देखी हैं आपने भी देखा होगा। आप रोड पे जब जा रहे होंगे तो आपको ये यहाँ पर इसका जो कवर है वो आपको दिखता होगा। इजी टू स्लिप इनटू द ओपनिंग में ये बड़ी आसानी से स्लिप होकर के फिट हो जाता है। जैसे अगर मैं मान लूं कि हमारे पास में अगर स्क्वायर शेप क्या करेंगे, स्क्वायर फ्लेक्सिबल पाइप डाल करके इस ब्लॉकेज को क्लियर कर देंगे, फ्लेक्सिबल पाइप डालकर हम लोग इस ब्लॉकेज को क्लियर कर देंगे। दूसरा हम लोग इसके हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग, वेलकम टू अनअकैडमी, वेलकम टू सिविल योद्धा। देखिए आज का हमारा लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीवर अपर्टनेंसेस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम लोग सीवरेज सिस्टम की डिजाइन कर रहे होते हैं तो वहां पर इसकी बहुत ज्यादा जरूरत निकल करके आती है। क्या होते हैं सीवर अपर्टनेंसेस और उसके साथ में कौन कौन से इसके अंदर पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, इन सब को हम लोग आज इस छोटी सी वीडियो के अंदर पूरी तरीके से समझ लेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो दिस इज माय प्रोफाइल, आई एम दीपेंद्र शुक्ला और जो हमारी सिविल योद्धा पर आप सभी के साथ में ये जो जर्नी चल रही है वो आपकी सक्सेस के लिए है और इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी और हम आपको वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। देखिए सीवर अपर्टनेंसेस की अगर मैं बात करूं होते क्या हैं, अगर ओवरऑल मैं आपको समझाऊं कि वो स्ट्रक्चर्स जो सीवर में, सीवर जो हमारा सीवर के पूरा सिस्टम है उसमें इंटरवल्स पे बने होते हैं। किस लिए? जिसमें हम लोग सीवर के पूरे जो सीवरेज सिस्टम है उसका हम लोग मेंटेनेंस और ऑपरेशंस ये सही तरीके से कर पाए, तो उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सीवर अपर्टनेंसेस बोलते हैं। ठीक है, अगर डेफिनेशन वाइज आप जाएंगे, सीवर अपर्टनेंसेस आर दोज स्ट्रक्चर्स दैट आर कंस्ट्रक्टेड एट अ सुटेबल इंटरवल्स अलोंग विद द सीवरेज सिस्टम। जो हमारा सीवरेज पूरा सिस्टम है, हमारे जो सीवर्स पूरे बिछे हुए हैं, ठीक है, एंड हेल्प्स इन इट्स एफिशिएंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ऑपरेशन और मेंटेनेंस को एफिशिएंटली करने के लिए जिन स्ट्रक्चर्स की जरूरत हमें पड़ती है उनको हम लोग सीवर अपर्टनेंसेस बोलते हैं। अब कौन कौन से वो स्ट्रक्चर्स हैं जो इसके अंदर आते हैं, चलिए उसकी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बेसिकली बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट यही सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक एक करके हम लोग समझते हैं। मैन होल हो गया, ठीक है, ड्रॉप मैन होल हो गया, लैंप होल हो गया, क्लीन आउट्स हो गए, स्ट्रीट इनलेट्स हो गए, फ्लशिंग टैंक हो गया, ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप हो गया, इन्वर्टेड साइफन हो गया और स्टॉर्म वाटर रेगुलेटर हो गया। तो ये 9 ओवरऑल मेन जो हमारे पास में जितने भी आते हैं वो ये 9 ओवरऑल आते हैं। तो इनको हम लोग एक एक करके समझते हैं और इनका बड़ा ही क्रिस्प अंडरस्टैंडिंग हम लोग ले लेंगे, जिसमें आपको ये चीजें दोबारा भूले नहीं। ठीक है, मैन होल से स्टार्ट करते हैं। तो अब मैन होल क्या होता है? मैन होल बेसिकली हमारा सीवर के अंदर, देखिए जो हमारे पास में सीवर लगे हुए हैं उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट आती है, बहुत सारी, कहीं ग्रेडियंट चेंज हो रही है, कहीं कोई छोटा सीवर पाइप बड़े सीवर के पाइप से मिल रहा है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए हम लोग मैनहोल प्रोवाइड करते हैं। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। मैनहोल्स आर वर्टिकल ओपनिंग्स बिल्ट इन सीवर लाइंस। देखिए अब वर्टिकल ओपनिंग है। अब अगर पहले मैं आपको मैनहोल की एक फोटो दिखाता हूं, ये देखिए हमारे पास में ये मैनहोल बना हुआ है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल व्यू। हमारे पास में ये जो है वो लॉन्गिट्यूडनल व्यू है, इस डायरेक्शन में हमारा सीवर जा रहा है। ये देखिए यहां पर हमारे पास में सीवर जा रहा है, ये सीवर की हमारे पास में पाइप जा रही है। तो यहां पर देखिए ये हमारे पास में मैनहोल बना हुआ है। तो मैनहोल में कौन कौन सी चीजें दे रखी हैं आपने भी देखा होगा। आप रोड पे जब जा रहे होंगे तो आपको ये यहां पर इसका जो कवर है वो आपको दिखता होगा, जो कास्ट आयरन का भी होता है, कहीं कहीं पर हमारे पास कंक्रीट का भी होता है। तो ये कवर आप देखिए यहां पर एक कवर दे रखते हैं, साथ में अंदर जाने के लिए एक्सेस शाफ्ट भी हमारे पास में यहां प्रोवाइड होती है, इसको आप सीढ़ी भी बोल सकते हो। ठीक है, और अब ये ओवरऑल है क्या, देखिए मेन सीवर यहां से जा रहा है और ब्रांच सीवर, देखिए अगर आप इसको लॉन्गिट्यूडनल व्यूज में देखेंगे तो जो ब्रांच सीवर है वो क्या हो जाएगा, ये अपना क्रॉस सेक्शन में दिख रहा है आपको यहां पर, ये ब्रांच सेक्शन है। अगर इसी का आप लॉन्गिट्यूडनल व्यू की जगह क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो देखेंगे यहां पर हमारे पास में ये मेन सीवर है और इसके साथ में साइड से हमारे पास में दूसरी डायरेक्शन से हमारे पास में ब्रांच सीवर आ रहा है। मेन सीवर हमारे पास जो आप समझ रहे हैं मेन पूरा जिसका डायमीटर काफी बड़ा है, और ब्रांच सीवर जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं जो सीवर को मेन सीवर के अंदर डाल रही हैं, डंप कर रही हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब एक बार हम मैन होल को समझते हैं, उसके आगे फिर हम लोग इस डायग्राम को अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि वर्टिकल ओपनिंग्स हैं। वर्टिकल ओपनिंग आपको दिखी, बिल्ट इन सीवर लाइन में बनाई जाती है। रेगुलर इंटरवल जंक्शन एंड चेंजेस इन डायरेक्शन, कहां कहां बनाई जाती है, जहां पर चेंज इन डायरेक्शन हो और इंटरवल्स पे बनाई जाती है। अगर मैं आगे बात करूं, दे प्रोवाइड एक्सेस
फॉर इंस्पेक्शन, ठीक है, इंस्पेक्शन के लिए, क्लीनिंग के लिए एंड मेंटेनेंस के लिए हमारे पास में सीवर लाइन के अंदर एक्सेस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, क्लीनिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए और इंस्पेक्शन के लिए, आप ये समझ रहे, तो ये सारी चीजें मैनहोल प्रोवाइड करता है। अब आगे बात करते हैं, टिपिकली कवर्ड बाय अ हैवी मेटल लिड, हैवी मेटल लिड हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब वो हैवी मेटल लिड राउंडेड शेप का ही होता है। क्यों राउंडेड शेप का होता है, इसकी भी अभी हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। दे प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड प्रिवेंट सरफेस रन ऑफ फ्रॉम एंटरिंग द सीवर, ठीक है, सरफेस रन ऑफ को, जो हमारे पास में हैवी मेटल लिड है ऊपर से हम क्लोज करके रखते हैं जिसमें सरफेस रन ऑफ सीवर के अंदर ना जाए, ठीक है। आगे बात करते हैं, प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अब ये प्रोवाइड कब किया जाता है, मैन होल कब प्रोवाइड किया जाता है, साइज ऑफ सीवर चेंजेस, जब दूसरे साइज के, जैसे एक छोटे साइज का सीवर और आगे वाला जो सीवर है, जो हमारा इनकमिंग सीवर है, वो आउटगोइंग सीवर से उनका डाया डिफरेंट है, ठीक है, तो आपस में सेट नहीं हो सकते, तो वहां पर हम लोग मैन होल प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें ये ओवरऑल आपका जो इनकमिंग सीवर है और आउटगोइंग सीवर है उनको आपस में सेट कर लेता है। अब देखिए एक चीज यहां पर यह आपको ध्यान रखने वाली है कि हमेशा इनकमिंग सीवर, अगर मैं यहां पर आपके लिए बनाऊं, जैसे ये हमारे पास में मैन होल है, ये हमारे पास में मैन होल है, तो हम ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो हमारा इनकमिंग सीवर है वो जैसे कुछ हमारे पास स्लोप पे होगा, सीवर को हम लोग कुछ स्लोप पे रखते हैं, तो इनकमिंग जो सीवर है इसका मान लीजिए इसका डाया छोटा है और जो हमारे पास में आउटगोइंग सीवर है उसका डाया बड़ा है, उसका डाया हमारे पास बड़ा है, तो हम ये चीज ध्यान रखेंगे, ये चीज हम यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो इनकमिंग और आउटगोइंग सीवर है उसका क्राउन सेम होना चाहिए। क्राउन क्या मतलब, जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसको क्राउन बोलते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो देखिए ये नीचे वाले तो सेम नहीं है, अगर मैं इसको आगे बढ़ा करके आपको बताऊं तो देखिए ये चीज सेम नहीं है, लेकिन क्राउन हमेशा सेम रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बैकफ्लो हुआ, जो हमारा मेन सीवर है, अगर मेन सीवर जो आउटगोइंग सीवर है उसके अंदर अगर बैकफ्लो हुआ और बैकफ्लो की कंडीशन में ये नीचे डायरेक्शन में होगा, इसका क्राउन इसके क्राउन से मैच नहीं कर रहा होगा, तो इस वाले जो हमारा पीछे वाला जो इनकमिंग सीवर है, जो छोटा, जिसका डाया भी छोटा है, उसके चोक होने की प्रॉब्लम बन सकती है। तो इसलिए आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि जब हमारे पास में डायामीटर चेंज होता है तो हमेशा क्राउन जो है दोनों का वो सेम हमारे पास में सेम उस पे होगा, ठीक है, सेम स्लोप पे होगा। तो ये आपको ओवरऑल याद रखना है, ये आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो पहली बात हो गई साइज ऑफ सीवर जब चेंज करता है। दूसरा कहां पर प्रोवाइड करते हैं, अलाइनमेंट ऑफ सीवर जब चेंज करता है। अब अलाइनमेंट चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो वहां पर हम लोग, आपने देखा होगा आपके घर के आसपास जब ये प्रोवाइड किया जाता है मैन होल, तो देखिए जब रोड डायरेक्शन रोड की चेंज हो जाती है ना, तो एक मैन होल होगा, उसमें दो रोड उससे आ रही होगी और दूसरी रोड की डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाएगा। तो मतलब जब यहां पर हमारे पास में कनेक्शन की तरह भी, एक कनेक्टर की तरह भी प्रोवाइड किया जाता है मैन होल, ठीक है। तीसरा ग्रेडियंट जब चेंज हो रही हो, ग्रेडियंट चेंज का भी मैंने बताया, जब हमारे पास में स्लोप चेंज हो रहा हो, एक स्लोप दूसरा है और दूसरा जो सीवर आ रहा है उसका स्लोप दूसरा है, आपस में सेम नहीं किए जा सकते, तो वहां पर भी हम लोग क्या प्रोवाइड कर देते हैं, मैन होल प्रोवाइड कर देते हैं। वेयर डिफरेंट सीवर मीट्स, ये भी हम बात कर लिए, जहां पर डिफरेंट सीवर, जहां डिफरेंट साइज और डाया के सीवर्स जो है वो मीट करते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे पास में मैन होल का एक आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि मैन होल्स क्या होते हैं, ठीक है, और हम उनको प्रोवाइड क्यों करते हैं। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इस पूरे अपने डायग्राम को सही से डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया ये हमारे पास में लॉन्गिट्यूडनल व्यू है, ये हमारे पास में मेन सीवर जा रहा है, और ये नीचे वाली चीजें क्या है, अगर आप इसको क्रॉस सेक्शनल व्यू में देखेंगे, ये बेंचिंग है, बेंचिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं मेन सीवर को रेस्ट करवाने के लिए। साइड में हमारे पास में ये ब्रांच सीवर इसमें आ रहा है, इसमें ये ब्रांच सीवर आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू में दिख रहा है। उसके साथ में एक्सेस शाफ्ट भी मैंने आपको बता दी, बाकी इसमें जो चीजें लिखी हुई है वो आपको एकदम समझ में आ जाएंगी, अंडरस्टैंडिंग। तो ये आरसीसी के स्ट्रक्चर्स बेसिकली होते हैं, या फिर मैसनरी के भी कभी-कभी होते हैं, तो आपने दोनों ही देखे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में मैन होल की बात हो गई। अब मैन होल में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि जो उसका जो बेसिकली आपने देखा होगा कि हमारे पास में जो एक्सेस शाफ्ट होती है, ऊपर की जो लिड होती है वो सर्कुलर ही होती है। आपने नॉर्मली यही देखा होगा, कहीं कहीं पर एक्सेप्शनली अगर ऐसा हो कि शेप चेंज हो जाए, लेकिन नॉर्मली हम लोग सर्कुलर ही देते हैं। अब क्यों देते हैं इसका रीजन हम लोग समझते हैं। देखिए यहां पर आप देखेंगे तो ये सर्कुलर ही है, सर्कुलर ही है। अगर मैं इसका रीजन बताऊं, पहला इजी टू रोल, जो इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, अगर ये स्क्वायर शेप में होगा या फिर रेक्टेंगुलर शेप में होगा, इसको हम लोग रोल करके नहीं ले जा सकते, लेकिन अगर सर्कुलर होता है तो इसको इजी टू रोल है, रोल करके हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। दूसरा क्या होगा, इजी टू मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चरिंग में भी इसकी जो है प्रॉब्लम नहीं आती, मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तीसरा इजी टू स्लिप इनटू द ओपनिंग, ओपनिंग में ये बड़ी आसानी से स्लिप होकर के फिट हो जाता है। जैसे अगर मैं मान लूं कि हमारे पास में अगर स्क्वायर शेप का हुआ, ये हमारे पास में मैन होल है, ठीक है, ये हमारे पास में मैन होल है, ये हमारे
हमारे पास में मैनहोल हो गया। तो अगर मैं इस पे ढक्कन को रखूंगा और वो ऐसा करके ऐसा रख दिया तो ये नहीं शिफ्ट होगा, इसको हमको घुमाना पड़ेगा, एकदम एग्जैक्ट लेकर के आना पड़ेगा। लेकिन अगर यहीं पे हमारे पास में सर्कुलर शेप का होगा तो बड़ी ही इजीली हम किसी भी डायरेक्शन से उसको अगर पुट कर देंगे तो वो सेट हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई कि सर्कुलर का और तीसरा ये क्या फायदा निकल करके आता है, इजी टू स्लिप इनटू द ओपनिंग, ओपनिंग के अंदर इजीली जो है वो स्लिप हो जाता है। तीसरा, कैन नॉट फॉल इनटू द ओपनिंग थ्रू द ओपनिंग, जो हमारी ओपनिंग है उसमें सर्कुलर जो है वो फॉल नहीं कर पाएगा। आप देखिए अगर इसको हम लोग डालें तो ये डायरेक्टली इसके अंदर नहीं जाएगा, जबकि अगर मैं इसको डालूं, इस वाले रेक्टेंगुलर को डालूं तो वो डायरेक्शन उसके डायगोनल के अलोंग उसकी शेप है वो जा सकता है अंदर, लेकिन सर्कुलर जो हमारे पास में लीड होती है वो एंटर नहीं कर पाएगी, वो डायरेक्ट अंदर नहीं जाएगी। तो ये सारे बेनिफिट निकल करके आते हैं जब हम लोग लीड को सर्कुलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब तीसरा क्या आपके पास बचा, मैनहोल का कुछ क्लासिफिकेशन भी होता है। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है, शैलो, नॉर्मल और डीप। आपको समझ में आ रहा होगा शैलो, नॉर्मल और डीप से हम लोग उसकी डेप्थ की बात कर रहे हैं। तो अगर उसमें, अब ये मैं क्लासिफिकेशन आपके लिए यहां पर नोट कर देता हूं। तो अगर देखिए यहां पर ये हमारे पास में क्लासिफिकेशन निकल करके आता है। क्लासिफिकेशन क्या शो करता है, अगर इसका क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में हुआ हमारे पास में, एक तो हो गया शैलो, 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 नॉर्मल, नॉर्मल एंड डीप, नॉर्मल एंड डीप। तो ये 3 क्लासिफिकेशन हो गए डीप। तो इसमें होता क्या है कि डेप्थ में शैलो में कितनी होनी चाहिए, 0.6 से यहाँ पे 0.7 से 0.9, 0.7 से 0.9 मीटर में अगर जो है हमारी डेप्थ, तो ये हमारे पास में शैलो हो गया। ठीक है, अगर 1 अप टू 1.5 मतलब 0.9 से लेकर के 1.5 तक, 1.5 मीटर तक हमारे पास में कैसा होगा, नॉर्मल हो गया। और 1.5 से ज्यादा, अगर 1.5 से ज्यादा हुआ, ग्रेटर देन 1.5 मीटर, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, डीप बोल देंगे। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है मैनहोल्स की। तो अब मैंने मैनहोल्स के आपके लिए सारे के सारे जो अपने पार्ट हैं वो कंप्लीट कर दिए, आपको मैनहोल्स की अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड पार्ट की बात करते हैं, ड्रॉप मैनहोल्स की। तो मैनहोल्स की तो हमने बात कर ली। अब ड्रॉप मैनहोल को भी आप मैनहोल का एक टाइप ही समझ सकते हो। होता क्या है, बात करते हैं। देखिए जब आपके पास में जो सीवर गिर रहा होता है, जो सीवर की पाइप होती है, और ये हमारे पास मैनहोल हो गया, अगर वो सीवर की हाइट जो है, वो जो जहां से वो गिर रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने आपके पास में ये बनाया, ठीक है, ये आप इसको समझिए कि अगर ये हमारे पास में मैनहोल है, ठीक है, ये मैनहोल है, और जो ये सीवर यहां पे आ रहा है, ठीक है, ये सीवर यहां से हमारे पास में आया, ये सीवर यहां से हमारे पास में आया, ठीक। अब हुआ क्या कि ये सीवर जो है उसकी जो हाइट है, जो डेप्थ, ये हमारे पास में यहां मैनहोल, तो इसकी जो ये हाइट है, ये वाली हाइट, अगर ये हाइट 0.5 से 0.6 मीटर के बीच में है, ठीक है, उससे ज्यादा है 0.5 से 0.6 मीटर तक, तो ठीक है। अगर उससे ज्यादा है तो होगा क्या, ये जब सीवर डायरेक्ट इसके अंदर गिरेगा, सीवर डायरेक्ट इसके अंदर गिरेगा, तो हो क्या जाएगा, इसके अंदर जो सॉलिड्स हैं उनका क्या हो जाएगा, सॉलिड जो है वो बैठ जाएंगे आकर के। सॉलिड का आपने ये प्रॉपर्टी किसके अंदर, कंक्रीट के अंदर भी पढ़ी होगी। जब हम लोग एक हाइट से कंक्रीट को फॉल करवाते हैं तो सेग्रीगेशन हो जाता है। मतलब जब हाइट से किसी हम फ्लूइड को गिराएंगे तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उसके अंदर सॉलिड्स होते हैं, वो सॉलिड क्या कर जाते हैं, उन पर तो ग्रेविटी लगती है, तो वो सॉलिड नीचे आकर के बैठ जाते हैं। मतलब सॉलिड्स के पास में जो ओवरऑल जो हमारे पास फ्लूइड है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और एनर्जी कम हो जाएगी तो ओवरऑल वो जो है वो इसके अंदर सिल्टिंग हो जाएगी, सारे के सारे सॉलिड मैनहोल के अंदर ही बैठ जाएंगे, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को, यही हमारे साथ में क्या होता है, साथ में कंक्रीट में भी यही होता है। अगर हम लोग एक हाइट से ज्यादा हाइट से फेंकेंगे तो सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट हो जाता है, मतलब उसके जो कोर सेग्रीगेट हैं वो अलग हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पाइप प्रोवाइड कर देते हैं, एक पाइप प्रोवाइड कर देते हैं, वो उसकी हाइट को क्या कम कर देती है, कम कर देती है। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसमें हमने ड्रॉप करवा दिया सीवर को ड्रॉप करवा दिया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ड्रॉप मैनहोल बोल रहे हैं। तो ऐसा मैनहोल जिसमें एक ड्रॉप पाइप भी प्रोवाइड की जाती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ड्रॉप मैनहोल बोल देते हैं। पढ़ लेते हैं इसको एक बार। अ स्पेशल टाइप ऑफ मैनहोल यूज्ड व्हेन देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन द टू जॉइनिंग सीवर्स। अब सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है वो 0.5 मीटर से 0.6 मीटर से अगर ज्यादा हुआ तो ठीक है। द डिजाइन अलाउज सीवेज टू ड्रॉप फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल विदाउट कॉजिंग टर्बुलेंस, ठीक है, टर्बुलेंस, रिड्यूसिंग वियर ऑन द सीवर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके बाद में दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड फ्लो एंड प्रिवेंटिंग बैकफ्लो और क्लॉगिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास में रिक्वायर्ड फ्लो को मेंटेन रखने में मदद करता है। तो मैंने आपको ओवरऑल ड्रॉप मैनहोल का यूज जो है वो बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ड्रॉप मैनहोल की एक आपके पास में फोटो देख लीजिए। तो ये मैनहोल जैसा ही है, लेकिन देखिए यहां पर नॉर्मली आना चाहिए, यहां से आना चाहिए, लेकिन यहां से ना देकर हमने एक ड्रॉप पाइप प्रोवाइड कर दी है, और अब जो सीवर है वो यहां से गिर रहा है, ना कि यहां
से। तो ओवरऑल जो हमारे सॉलिड्स हैं वो उनकी सिल्टिंग नहीं होगी, वो बैठेंगे नहीं, और इससे हमारे पास में उनके पास में जो एनर्जी है वो मेंटेन रहेगी और वो आगे बढ़ते रहेंगे, उसके अंदर घुले रहेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल ये हमारे पास में ड्रॉप मैनहोल की कहानी हो गई। ड्रॉप मैनहोल में बाकी सारी चीजें एकदम सेम है। ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको दिखाया गया है। देखिए यहां पर ये मेन सीवर है और इधर से ये साइड सीवर आ रहा है। अब ड्रॉप जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, इसमें रैंप भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इसको स्लोपी भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको ड्रॉप मैनहोल समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ड्रॉप मैनहोल अगर आप देख रहे हैं, ये फोटो आपको क्लियर है, देखिए यहां पर ये सीवर है, ये सीवर इसके अंदर आ रहा है, ये हमारे पास में पूरा क्या है, ये हमारे पास में मैनहोल है, और ये देखिए सीवर आ रहा है। तो सीवर जो है इसको एक पाइप के अंदर, पहले सीवेज जो हमारे पास में सीवर सैंपल है वो पूरा का पूरा सीवर उसको पाइप के अंदर डाला गया है और वो फिर उसके बाद में नीचे उसमें छोड़ा गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास में ड्रॉप मैनहोल की बात हो गई। तो मैनहोल मैंने आपको समझा दिया, ड्रॉप मैनहोल मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, अब लैंप होल की बात करते हैं। लैंप होल आपको नाम से ही क्लियर होना चाहिए, लैंप है। देखिए बहुत सारी चीजें उसके नाम में ही होती है। ड्रॉप मैनहोल, ड्रॉप से समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद में लैंप होल। अब लैंप होल से काम क्या क्या होते हैं ये भी आपको समझाएंगे। ठीक है, स्मॉल वर्टिकल पाइप्स, स्मॉल वर्टिकल पाइप्स। देखिए लैंप होल मैनहोल की तरह नहीं है, वो स्मॉल वर्टिकल पाइप्स इंस्टॉल्ड ऑन सीवर लाइन, सीवर लाइन में इंस्टॉल की जाती हैं वर्टिकल पाइप्स, टिपिकली एट द लोकेशन वेयर मैन होल्स आर नॉट फिजिबल, जहां पर मैन होल बनाना पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारी रोड बड़ी पतली है या फिर कहीं कहीं पर जहां पर मैन होल नहीं बन सकते, वहां पर हम लोग क्या प्रोवाइड कर देते हैं, लैंप होल्स प्रोवाइड कर देते हैं। दे अलाउज लाइट to pass through which helps workers inspect and sewer line विजुअली। अब होता क्या है, लैंप होल्स के अंदर एक लैंप लटकाई जाती है। अब लैंप लटकाई गई तो उसके बाद देखा क्या जाएगा, अगर लैंप की लाइट दूसरे एंड से देखने पर मैन होल से या फिर मैन होल से जब देखा जाएगा, तो अगर वो लाइट पास कर पा रही है पूरे सीवर के अंदर, पूरे अपने डिजाइन ऑफ जो हम सीवर करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, यही चेक करते हैं कि कहीं पर क्लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। तो क्लॉगिंग चेक करने के लिए क्या कर रहे हैं, लैंप होल को हमने प्रोवाइड किया। अब लैंप होल को प्रोवाइड किया, उसमें लैंप डाला और लैंप से अगर जो लाइट है वो टोटली क्रॉस कर जा रही, मतलब जो अपना क्लॉग नहीं है, चोकिंग नहीं है, और अगर चोकिंग नहीं है तो वेल एंड गुड, और अगर है तो ये भी इससे पता चल जाएगा, मतलब लाइट क्रॉस नहीं होगी। तो ये हमारे पास में लैंप होल का यहां पर कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, जिसमें हम ये चेक कर सके कि क्लॉगिंग तो नहीं है। प्राइमरी यूज फॉर स्मॉल इंस्पेक्शन रादर देन फुल मेंटेनेंस और क्लीनिंग। इसको प्राइमरीली जो यूज किया जाता है वो स्मॉल इंस्पेक्शन के लिए ही यूज किया जाता है, लेकिन इसके साथ में लैंप होल्स के और भी ज्यादा यूज निकल करके आ सकते हैं। कौन कौन से, कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास में मैन होल तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन लैंप होल के थ्रू हम लोग कभी कभी उसको वाटर भी इनलेट करवा सकते हैं, वाटर भी डाल सकते हैं, तो उसको क्लीनिंग के लिए भी थोड़ा थोड़ा हम लोग कभी कभी यूज कर लेते हैं। तो लैंप होल्स के हमारे पास में ये यूज निकल करके आ गए। ठीक है, लैंप होल्स यहां पर पर्टिकुलर इंटरवल्स पर प्रोवाइड किए जाते हैं, और मैन होल जहां पर प्रोवाइड करना फिजिबल नहीं होता वहां पर हम लोग लैंप होल्स प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो लैंप होल के आप लोग फोटो देख लेते हैं एक बार। ये देखिए यहां पर लैंप होल प्रोवाइड किया गया है। लैंप होल यहां पर एक पाइप डायरेक्टली सीवर के अंदर, या इसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू है, लॉन्गिट्यूडली सीवर जा रहा है और उसके अंदर एक पाइप को इंसर्ट कर दिया गया है, पाइप यहां पर जा रही है। ठीक है, सेम यहां पर भी है लैंप होल। तो डिफरेंट टाइप के लैंप होल्स हो सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो लैंप होल की बात हो गई। ठीक है, अब लैंप होल के बाद में लैंप होल को और कौन कौन से यूजेस आ सकते हैं, एक तो हमारे पास में ये हो गया कि हम लोग वाटर को भी इसके थ्रू पास करवा सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्लीनिंग हो जाए। दूसरा अब क्या यूज हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि जो हमारे पास में सीवर के अंदर गैसेस बनती हैं, उस गैस को बाहर निकालने के लिए भी इसको लैंप होल को यूज किया जा सकता है। तो बेसिकली लैंप होल बनाया इसलिए गया है क्योंकि वो चेक किया जा सके क्लॉगिंग है कि नहीं, लेकिन ये इसके काम भी आ सकता है। तो मतलब जो गैसेस हैं उनको आउटलेट प्रोवाइड भी हम लोग लैंप होल के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें हमारे सीवर के अंदर, हमारे सीवर पाइप के अंदर, उसके अंदर गैसेस इकट्ठा ना हो, क्योंकि वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो लैंप होल के ये बेसिकली हमारे पास यूज हो गए, और लैंप होल का आपको मतलब समझ में आ गया, यूज समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट की बात करते हैं क्लीन आउट्स। क्लीन आउट्स क्या होते हैं और इनका यूज क्या होता है। देखिए क्लीन आउट्स आर कैप्ड पाइप। ठीक है, कैप्ड पाइप, इस पे एक कैप लगा होता है जो कि रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, रिमूवेबल कवर होता है, दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम द सीवर लाइन टू द सरफेस। देखिए सीवर लाइन ये हमारे पास में, ये सीवर लाइन जा रही है, ये सीवर लाइन जा रही है, ड्रेन पाइप जा रही है। ठीक है, और इसके देखिए 45 डिग्री पर एल्बो लगा करके यहां पर हमारे पास में ये रोड है, ये इसका तो फाइनली ये ग्राउंड सरफेस है, और यहां पर हमारे पास में क्लीन आउट के लिए ये कवर दे रखा है। ठीक है, अब ये 45 डिग्री एंगल पे, तो इसका यूज क्या होता है, दे प्रोवाइड एक्सेस पॉइंट फॉर क्लियरिंग ब्लॉकेज और ऑब्स्ट्रक्शन विद इन द सीवर लाइन। अगर मान लीजिए यहां पर कोई ब्लॉकेज हो गया, तो ब्लॉकेज इसके थ्रू हम क्या करेंगे, या तो हम फ्लेक्सिबल पाइप डाल करके इस ब्लॉकेज को क्लियर कर देंगे, फ्लेक्सिबल पाइप डालकर हम लोग इस ब्लॉकेज को क्लियर कर देंगे। दूसरा हम लोग इसके अंदर वाटर भी यहां से वाटर को पास करवा सकते हैं, फोर्स बहुत ज्यादा
ज्यादा प्रेशर के साथ में, जिससे ये क्लियर हो जाए। तो यहां पर क्लीन आउट्स का कॉमनली इंस्टॉल्ड इन रेसिडेंशियल सीवर सिस्टम फॉर ईज ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है, ईज ऑफ मेंटेनेंस के लिए यहां पर प्रोवाइड किया जाता है। क्लीन आउट यहां पर प्लग लगा हुआ है और साथ में ये मेन ड्रेन से जुड़ा होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि क्लीन आउट बेसिकली जो हम लोग लैंप होल से साइड में काम निकाल रहे थे, उसके लिए मेन काम क्लीन आउट के लिए यही है कि उसको क्लीनिंग कर सके, क्लीन आउट, ठीक है, क्लीन कर सके। और कैसे? फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू। तो क्लीन आउट का आपको यहां पर काम समझ में आ गया। आपको ये क्लीन आउट की फोटो भी समझ में मैंने आपको दिखा दिया यहां पर, ठीक है। क्लीन आउट की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं और स्ट्रीट इनलेट की बात करते हैं, ठीक है। अब स्ट्रीट इनलेट क्या होता है? ओपनिंग्स लोकेटेड अलोंग स्ट्रीट डिजाइन टू कैप्चर रेन वाटर रन ऑफ एंड डायरेक्ट इनटू द स्टॉर्म सीवर सिस्टम। इसको अब किस लिए? देखिए, ये इसलिए यूज होती है, आपने देखा होगा कि जब आप स्ट्रीट पर चल रहे हो तो स्ट्रीट के साइड में अब इसकी मैं फोटो आपको दिखाता हूं जिसमें आपको समझ में आए। तो देखिए यहां पर, देखिए स्ट्रीट के साइड में हमारे पास में इस तरह की जाली लगी होती है, इस तरह के हमारे पास में इनलेट्स होते हैं। तो स्ट्रीट इनलेट्स का काम क्या होता है? जो रेन के थ्रू वाटर आया है, उस रेन वाटर को स्टॉर्म, जो हमारे पास में जो ड्रेनेज है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है, उसमें डायरेक्टली भेज सके, जिसमें हमारे पास रोड पे पानी जमा ना हो। रोड पे पानी जमा होने से रोड पेमेंट पे बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं, तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। देखिए दूसरा, अब ये दो टाइप के हो सकते हैं। अगर ये इस तरीके से प्रोवाइडेड हो, देखिए यहां पर छोटी छोटी हमारे पास में जालियां हैं, मतलब रोड से इस तरीके से अगर प्रोवाइड हो कि वो वर्टिकल डायरेक्शन में हो, तो ये वर्टिकल इनलेट्स हो गया। और अगर हॉरिजॉन्टली प्रोवाइडेड हो तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? हॉरिजॉन्टल इनलेट। मतलब दो टाइप के हो गए इसमें। देखिए आपको यहाँ पे एकदम क्लियर से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और यहाँ हॉरिजॉन्टली भी है और साथ में वर्टिकली भी है। तो वर्टिकल अगर डायरेक्शन में प्रोवाइडेड है तो वर्टिकल इनलेट हो जाएगा, ये नीचे रोड है। और अगर यहाँ पर रोड के सेम डायरेक्शन में प्रोवाइडेड, रोड की हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्रोवाइडेड है, तो उसको हॉरिजॉन्टल इनलेट बोल देंगे। तो स्ट्रीट इनलेट का आपको मतलब समझ में आया। अब देखिए, प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग ऑन द रोडवे पे वाटर को एक्यूमुलेट करने से रोकता है। रिड्यूसिंग फ्लडिंग एंड इंप्रूविंग सेफ्टी, ठीक है, फ्लडिंग और सेफ्टी को इंप्रूव करता है, ठीक है। अगर रोड पे पानी भर जाएगा तो सेफ्टी भी हमारी यहाँ पे थ्रेट में आ जाएगी, तो उसको भी वो क्या करता है? बचाता है, ठीक है, प्रिवेंट करता है। टिपिकली इंक्लूड्स ग्रेट्स टू फिल्टर आउट लार्ज डेब्रीज। देखिए तो इसमें ग्रेट्स भी लगी हुई, ग्रेटिंग्स लगी हुई है, मतलब ये जाली लगी हुई है, ठीक है, जिसमें ये जो लार्ज डेब्रीज आया उसमें फंस जाए और पानी सिर्फ इसके अंदर चला जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास में किस लिए हो गया ये? अब इसके साथ में देखिए, इनके साथ में हम लोग कैच बेसिन भी प्रोवाइड कर देते हैं, कैच बेसिन प्रोवाइड कर देते हैं, जिसमें यहां पर जो अगर कोई बड़े पार्टिकल से सब चले जाए तो इसके अंदर कैच हो जाए, तो कैच बेसिन के अंदर रुक जाते हैं, तो इसको हम लोग कैच बेसिन भी इसके अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रीट इनलेट्स हो गए, अब ये स्ट्रीट इनलेट्स आपको पूरी तरीके से समझ में आ गए कि किस तरीके के होते हैं। बेसिकली ये चीजें कभी भूलने वाली जैसी है नहीं। अगर आपको सिर्फ फोटो याद, तो आप करेंगे क्या? अगर आपको फोटो हमेशा समझ में याद रहेगी दिमाग में, तो ये चीजें आप कभी भी भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब करते क्या है कि जैसे आप अगर रोड पे जा रहे हैं तो इन चीजों को ऑब्जर्व भी करिए, जिसमें आपको ये चीजें याद रहें, क्योंकि आप रिकॉल करोगे तो चीजें आपको याद रहती ही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फ्लशिंग टैंक की बात करते हैं। फ्लशिंग टैंक का क्या यूज है? अ टैंक फिल्ड विद वाटर दैट पीरियोडिकली फ्लशेस द सीवर लाइन टू प्रिवेंट सेडिमेंट बिल्डअप। देखिए, अब एक टैंक प्रोवाइड कर दिया जाता है जो पीरियोडिकली फ्लश, जो उसके अंदर वाटर भरा हुआ है उसको फ्लश कर देता है, जिससे हमारा जो सीवर है वो उसके अंदर कभी भी चोकिंग हो ही ना पाए। देखिए ऐसा होता है कि जैसे अगर हम लोग वाटर सीवर बहुत दिन अगर उसके अंदर सिल्टिंग होती रही धीरे धीरे, तो वो चोक कर जाएगा, उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल होगा। तो हम लोग एक टैंक प्रोवाइड कर देते हैं जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, और वो पीरियोडिकली एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में वो पूरा का पूरा पानी फ्लश करेगा बहुत स्पीड के साथ में, बहुत प्रेशर के साथ में, तो वो पहले ही क्लियर होता रहेगा पूरा का पूरा हमारा ड्रेन, तो कभी भी यहां पर चोकिंग नहीं होगी, ठीक है। तो फ्लशिंग टैंक का ओवरऑल यूज ही यही होता है, यूज्ड इन एरियाज वेयर फ्लो इज इनसफिशिएंट टू कीप डेब्रीज एंड सेडिमेंट मूविंग। देखिए अब और दूसरी क्या इसमें यूज आया कि कहीं कहीं पर ऐसा होता है जहां पर हमारे पास में जो सफिशिएंट फ्लो है वो सफिशिएंट नहीं है, मतलब इतना ज्यादा फ्लो, सीवर का फ्लो उस एरिया, उस वाले पर्टिकुलर ड्रेनेज में नहीं है, तो होगा क्या कि अगर फ्लो बहुत कम होगा तो उसके अंदर सिल्टिंग की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा, डेब्रीज जो है वहां पे बैठ जाएगी सीवर के अंदर, तो उसके साथ साथ डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, फ्लशिंग टैंक प्रोवाइड कर देंगे। फ्लशिंग टैंक में पानी भरा होगा और वो पानी उसको फ्लश कर दिया जाएगा, तो अब बहुत ही प्रेशर के साथ में, तो वो जो सारे जो डेब्रीज वहां पर इकट्ठा हो गई है, जम गई है, उसको क्लीन करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, और वो सिल्टिंग जो हमारे क्लॉगिंग ऑफ जो हमारा ड्रेन है वो भी रुक जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। हेल्प्स इन मेंटेन द सीवर्स कैपेसिटी एंड प्रिवेंट क्लॉगिंग, क्लॉगिंग को प्रिवेंट करता है, मैंने आपको बताया। और सीवर की कैपेसिटी, जब डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, अगर वो सिल्ट हो जाएगा, क्लॉग हो जाएगा, तो एट द एंड
उसको भी रोक देता है। तो फ्लशिंग टैंक का आपको मतलब समझ में आया। फ्लशिंग टैंक की आप एक फोटो देख लीजिए, ये हमारे पास में देखिए एक यूट्यूब प्रोवाइडर है और यहां पर हमारे पास स्निफ होल है और एट द एंड ये हमारे पास बेल, इसको बेल बोल देते हैं, ठीक है। डिस्चार्ज लेवल इतना है, डिस्चार्ज लेवल ये, यहां पर एक कवर प्रोवाइड किया गया है, ग्राउंड लेयर हो गया, ये हमारे पास ग्राउंड लेवल हो गया, ओवरफ्लो पाइप हमारे पास ये वाली ओवरफ्लो पाइप प्रोवाइड की है और ये ओवरऑल सीवर लाइन है, ठीक है। तो ये हमारे पास में बेसिक एक डायग्राम बन के आता है फ्लशिंग टैंक का। डायग्राम अगर आपको यहां पर याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे चीजों के, आप मैन होल इनका सबका डायग्राम याद करिए, इतना ज्यादा नहीं आता। आपको याद क्या रखना है कि फ्लशिंग टैंक का काम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या है उसके अंडरस्टैंडिंग आपको समझने चाहिए, ठीक है। फ्लशिंग टैंक की बात हो गई। ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप की बात करते हैं। ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप क्या होता है? इंस्टॉल्ड इन सीवर वेयर द वेस्ट वाटर कंटेन्स ऑयल, ग्रीस और अदर फ्लोटिंग मटेरियल। आपने देखा होगा कि आपके अगर घर के किचन और जो इस टाइप के जहां पर ऑयल जाने की संभावना रहती है, जहां पर जैसे ऑटोमोबाइल शॉप्स हो गई और इन सब चीजों के, इन जगह पर क्या होता है कि ऑयल जाने की जो हमारे पास में संभावना रहती है, तो ऑयल प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है? ऑयल एक तो चिपक जाता है सीवर की सरफेस से, तो उसका डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। दूसरा, एक्सप्लोजन भी हो सकता है ऑयल के कारण सीवर के अंदर। तो इन चीजों को से बचने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप प्रोवाइड करते हैं। अब ग्रीस ट्रैप और ऑयल, ये ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप वर्क कैसे करते हैं? ट्रैप्स एंड सेपरेट ऑयल एंड ग्रीस बिफोर दे एंटर इनटू द सीवरेज सिस्टम, प्रिवेंटिंग ब्लॉकेज, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जो ऑयल और ग्रीस है उसको पहले ही ट्रैप कर लेते हैं सीवरेज सिस्टम में जाने से, तो ये हमारे पास में ओवरऑल जो ब्लॉकेज है उसको रोकने में हेल्प हो जाती है, ठीक है। रिक्वायर्स रेगुलर क्लीनिंग टू मेंटेन इफेक्टिवनेस। अब इसकी क्लीनिंग तो करनी ही पड़ेगी। अब देखिए वर्क कैसे करता है। इसके अंदर हमारे पास में ये मान लीजिए ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप है और इसमें जब ये ऑयल और ग्रीस दोनों से मिला हुआ वाटर जाएगा तो ऑयल एंड ग्रीस की डेंसिटी हमारे पास सीवर से ज्यादा होती है, तो ये ऊपर फ्लोट करता रहेगा, ऊपर फ्लोट करता रहेगा। देखिए यहां पर ये फ्लोट कर रहा है और हम लोग सीवर को इस नीचे की डायरेक्शन से, नीचे के एरिया से हम लोग सीवर को आउटलेट सीवर को निकाल लेते हैं। तो आउटलेट जो है उसको हम लोग नीचे डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं और सीवर की जो हमारे पास में ऑयल एंड ग्रीस की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, तो वो ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। तो बेसिकली ऑयल एंड ग्रीस किस चीज पे वर्क कर रहे हैं? डेंसिटी के डिफरेंस पे वर्क कर रहे हैं। अगर हम लोग जैसे एक टैंक प्रोवाइड कर दिया, उसमें जो आउटलेट है वो नीचे डायरेक्शन में और जो ऑयल एंड ग्रीस है वो ऊपर फ्लोट करता रहता है, तो वो ऊपर फ्लोट करता रहेगा तो वो वहां से बच जाएगा और जो हमारे पास में सीवर है वो उसके थ्रू, आउटलेट के थ्रू जो वाटर है वो जाता रहेगा। तो इस तरीके से ऑयल और ग्रीस जो है वो नहीं जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप हो गया, ठीक है। आप देख लिया इनलेट विद ग्रेटिंग्स, यहां पर जाली लगी हुई है और ऑयल एंड ग्रीस, ये सीवर हमारे पास में कंक्रीट बेस हो गया। तो ये आपको ओवरऑल समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। ऑयल एंड ग्रीस कैसे अलग हो जा रहा है सीवर के साथ में, ठीक है। ये हो गया, ऑयल एंड ग्रीस हो गया। अब इन्वर्टेड साइफन की बात करते हैं। अब इन्वर्टेड साइफन कहां पर यूज आता है? यूज टू कैरी सीवेज अंडर ऑब्स्टिकल्स लाइक रोड, रिवर्स वेयर इट्स नॉट फिजिबल टू मेंटेन अ रेगुलर स्लोप। देखिए अब होगा क्या, कहीं कहीं पर जैसे आपकी रोड जा रही है या फिर रिवर जा रही है या फिर ऐसी कोई भी ऑब्स्टिकल बीच में आ गया जहां पर हम लोग सेम स्लोप, जैसे ये स्लोप जा रहा है सीवर का, ठीक है। अगर मान लीजिए ये स्लोप जा रहा है और यहां पर हमारे पास में रोड आ गई, ठीक है, ये रोड आ गई। अब हम लोग इसको डायरेक्टली इस शेप में तो नहीं जा सकते, तो हमको इसके नीचे से लेकर के जाना पड़ेगा, ठीक है। और वहां पर हमारे पास में स्लोप जो है वो चेंज हो जाएगी सीवर की। अब स्लोप चेंज होने से क्या होगा? ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। डायरेक्टली ग्रेविटी के अंदर हम लोग फ्लो नहीं करा सकते, तो वहां पर हम लोग इन्वर्टेड साइफन प्रोवाइड करते हैं। तो साइफन करता क्या है, हेल्प क्या करता है? वो एट द एंड प्रेशर के डिफरेंस का इसमें पूरा खेल होता है और प्रेशर डिफरेंस के कारण जो है वो सीवर को फ्लो करवा देता है, ग्रेविटी के थ्रू फ्लो नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसको समझते हैं। द पाइप इज डिजाइंड इन अ यू शेप में पाइप को डिजाइन किया जाता है, अलाउइंग द सीवेज टू फ्लो अंडर द ऑब्स्टिकल्स एंड राइज बैक, ठीक है। यू शेप में पाइप को डिजाइन करेंगे और क्या करेगा? जो ऑब्स्टिकल है उसके अंडर से फ्लो करके और राइज बैक, वापस सीवर राइज बैक करेगा, ठीक है। प्रॉपर मेंटेनेंस इज एसेंशियल टू अवॉइड क्लॉगिंग एंड मेंटेनिंग स्मूथ फ्लो को बनाए रखने के लिए इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करना जरूरी है, ठीक है। अगर आप देखें तो यहां पर हमारे पास में अगर कोई ऑब्स्टिकल प्रोवाइड किया गया है, जैसे ठीक है यहां पर पाइप 1 पाइप 2, देखिए इनलेट चैम्बर हो गया और अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखें, ठीक है, अब यहां पर ग्राउंड का डिप्रेशन आया, ठीक है, ग्राउंड का डिप्रेशन आया, मतलब हम लोग इसको डायरेक्ट प्रोवाइड करके नहीं रख सकते, ठीक है। तो मतलब हम लोग इसको सेम स्लोप पे प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। आउटलेट चैम्बर यहां पर हमारे पास दे रखा है, इनलेट चैम्बर हमारे पास यहां पर दे रखा है, तो इसको हम लोगों ने डिप्रेशन के थ्रू, फ्लैट लेंथ डिप्रेशन के थ्रू हम लोगों ने इसको प्रोवाइड किया। यू शेप की हमारे पास में पाइप होती है जिसके थ्रू हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस के कारण यहां
पर फ्लो होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल साइफनिंग एक्शन के थ्रू काम होता है। साइफनिंग एक्शन आपको पता है, ये साइफन क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस से काम होता है। अभी आगे हमारे पास में प्रॉपर स्पिलवे भी आएगा, जिसमें साइफन स्पिलवे होगा, उसमें हम लोग प्रॉपर साइफन एक्शन को समझेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपको ये बात समझ में आई कि इन जो ये हमारे पास में होता है वो किस काम आता है और क्या यूज आता है इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास में इन्वर्टेड साइफन हो गया। यू शेप, हम यू शेप की पाइप प्रोवाइड करते हैं, जो साइफनिंग एक्शन के थ्रू हमारे पास में सीवर को अगर स्लोप का डिफरेंस आता है तो उसको क्रॉस करवाने में हेल्प करती है। साइफनिंग एक्शन क्या होता है अभी हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है, जिस यहां पर हम नहीं समझते, ठीक। आगे बढ़ते हैं और स्टॉर्म वाटर रेगुलेटर की बात करते हैं। स्टॉर्म वाटर रेगुलेटर, अगर हमारे पास में स्टॉर्म आ गया, मान लीजिए बहुत ज्यादा डिस्चार्ज आ गया, और कभी भी आपको पता है कि सीवर को हम लोग फुल इतनी कैपेसिटी के लिए डिजाइन नहीं करते कि एकदम से कोई स्टॉर्म आ गया या फिर बहुत ज्यादा बाढ़ फ्लडिंग कंडीशन हो गई तो हमारे पास में सीवर में वाटर बहुत ज्यादा हो जाएगा और सीवर जब ओवरफ्लो करने लग जाएगा, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे, तो वहां पर हम लोग स्टॉर्म वाटर रेगुलेटर लगाते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं, कौन कितने टाइप के होते हैं, इसकी हम लोग बात करते हैं। तो a device that controls the amount of storm water entering the sewer system, ठीक है। अब जो स्टॉर्म वाटर है उसको, उस अमाउंट जितना वाटर उसके अंदर सीवर के सिस्टम के अंदर जा रहा है उसको कंट्रोल करी, ऐसी डिवाइस जो स्टॉर्म के वाटर को कंट्रोल करती है कि कितना अमाउंट सीवर में जाएगा और कितना अलग जाएगा, उस डिवाइस को क्या बोलेंगे हम लोग, स्टॉर्म वाटर रेगुलेटर बोलेंगे। हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग ओवरलोडिंग ऑफ कंबाइंड सीवर सिस्टम ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल। देखिए कंबाइंड सीवर सिस्टम में यहां पर हमारे पास में रन ऑफ और डिस्चार्ज, रन ऑफ और सीवर दोनों एक साथ फ्लो करते हैं, उसके अंदर हम लोग को इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि रन ऑफ अगर अलग है, सेपरेटेड है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि रन ऑफ वाले रन ऑफ के हिसाब से डिजाइन होंगे नॉर्मली। लेकिन अगर कंबाइंड सिस्टम है तो उसके अंदर हम लोग को यह हेल्प करता है कि हमारे पास में जो ओवरफ्लो ना हो सीवर का, क्योंकि रन ऑफ के लिए प्रॉपर उतने ज्यादा स्टॉर्म वाटर के लिए डिजाइन नहीं होते, ठीक है। रीडायरेक्ट्स एक्सेस वाटर टू सेपरेट ड्रेनेज पाथ और स्टोरेज एरियाज, मिनिमाइजिंग द फ्लड रिस्क, फ्लड के रिस्क को मिनिमाइज करता है, और जो एक्सेस वाटर होता है उसको अलग एरिया में, अलग किसी एक या फिर कंटेनिंग टैंक में या फिर अलग किसी पाथ पर उसको रीडायरेक्ट कर देता है, ठीक है। अब इसके हम लोग टाइप्स देखते हैं। 3 टाइप के बेसिकली ये होते हैं, ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं, एक तो यहां पर ओवरफ्लो हो गया, ये वहां पर लीपिंग वेयर हो गया। लीपिंग वेयर का यहां पे नाम नहीं लिख रखा, मैं आपके लिए लिख देता हूं, लीपिंग वेयर हो गया। अब लीपिंग क्यों, आप देखिए लीप कर रहा है वाटर, लीपिंग वेयर, अगर मैं इसकी बात करूं लीपिंग वेयर हो गया। अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है, देखिए ये हमारे पास में सीवर है, सीवर यहां पर हमारे पास में जा रहा है, और इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू यहां पर दिखाया गया, इंटरकनेक्टेड यहां पर सीवर है। अगर आप देखेंगे ये कंबाइंड सीवर जा रहा है, ये कंबाइंड सीवर जा रहा है, कंबाइंड सीवर जा रहा है, तो यहां पर ये जो लगा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे जो हायर मोस्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, क्रेस्ट या फिर क्राउन, ठीक है। तो अब देखेंगे अब होगा क्या, इनिशियली जब यहां पर बाढ़ नहीं आई है, जब यहां पर स्टॉर्म नहीं आया, तो इसकी जो कंडीशन, इसकी जो यहां पर, मैं यहां पर कलर चेंज कर लेता हूं, इसकी लोकेशन क्या होगी, इस वाले वेयर की, ये हमारे पास में कंट्रोल्ड वेयर होता है, हम खुद कंट्रोल करते हैं, तो यहां पर ये कंडीशन इसकी होगी, यहां पर ऐसे रखा हुआ होगा, तो वाटर डायरेक्टली आकर के कंबाइंड सीवर से इसके अंदर जा रहा होगा, ठीक है, वाटर दूसरे सीवर के अंदर डायरेक्ट यहां से जा रहा होगा। लेकिन अगर जब यहां पर बाढ़ आ गई तो होगा क्या, इसकी जो कंडीशन है वो ऐसी हो जाएगी, ये ऐसे हो गया, तो मतलब अब इसके बाद में वाटर इससे स्पिल करके, इससे यहां से स्पिल करके कैसे जाएगा, सीधे यहां पर चला जाएगा, और ये दूसरी साइड में वाला जो पाथ दे रखा है किसके लिए, ये स्टॉर्म वाटर के लिए, कि ये वाला पाथ अगर स्टॉर्म आया तो सीवर में डायरेक्ट ना जा करके पूरा का पूरा ये किस में जाएगा, ये इस वाले दूसरे पाथ में चला जाएगा। अगर इसका दूसरा व्यू आप देखें तो यहां पर देखिए ये हमारे पास में मेन होल है, ठीक है, यहां पर ये हमारे पास में मेन जो सीवर जा रहा है, मेन सीवर जा रहा है, लेकिन जब वाटर बहुत ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, वाटर यहां से क्या हो जाएगा, नीचे यहां पर स्पिल कर जाएगा, स्पिल करके दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारे पास में क्या होता है, ये हमारे पास में लीपिंग वेयर का खेल है कि लीपिंग वेयर यहां पर क्या करती है, ठीक है, लीपिंग वेयर यहां पर ये वाली जो है इसके अंदर लीप हो गया, ये यहां पर लीप हो गया, ठीक है। दूसरा ये क्या है, ये ओवरफ्लो वाला है कि जहां पर यहां पर ओवरफ्लो हो गया, देखिए इसके क्या है, ओवरफ्लो वेयर है, वो लीपिंग वेयर हो गया, वाटर को लीप करा करके दूसरी डायरेक्शन में पहुंचा दिया। और दूसरा यहां पर हमारे पास में क्या है, ये ओवरफ्लो है कि मतलब यहां पर जब वाटर एक कंडीशन, एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगा, जितना डिस्चार्ज है उससे ज्यादा हो जाएगा, तो उससे वाटर स्पिल कर जाएगा, ओवरफ्लो कर जाएगा, ओवरफ्लो करके जो दूसरा हमारे पास में दे रखा है वाटर का ड्रेनेज का सिस्टम, जो स्टॉर्म वाटर का ड्रेनेज का सिस्टम है, उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में ओवरफ्लो वेयर हो गया, तो पहला लीपिंग वेयर हो गया और दूसरा ओवरफ्लो वेयर हो गया। तीसरा कौन सा होता है, साइफन, ठीक है।
तो यहां पर तीसरा हमारे पास कौन है, साइफन एक्शन के थ्रू जाता है, ठीक है। तो साइफन हमारे पास में वाटर रेगुलेटर, ठीक है, स्टॉर्म वाटर रेगुलेटर। अब साइफनिंग एक्शन कैसे होता है, मान लीजिए ये हमारे पास में कंबाइंड वियर जा रही है, ठीक है, ये हमारे पास में कंबाइंड सीवर है, ये हमारे पास में कंबाइंड सीवर है, ठीक है। अब होगा क्या, धीरे धीरे साइफनिंग एक्शन कैसे होगा, पहले तो हमारा मान लीजिए डिस्चार्ज यहां तक के लिए इस लेवल तक है हमारा डिस्चार्ज, ठीक है। तो इस पाइप से कोई मतलब ही नहीं है, इस पाइप के अंदर यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इस पाइप के अंदर हवा भरी हुई है। साइफनिंग एक्शन आपने जरूर देखा होगा, होता क्या है कि जब साइफनिंग एक्शन में, जैसे आपने कभी यूज किया हो, ठीक है, साइफनिंग एक्शन में क्या होगा कि एक पाइप के अंदर, जैसे एक पाइप है, पाइप के अंदर उस पाइप को एक साइड में हमने वाटर के अंदर डाला और दूसरी साइड से हमने उसके एयर को सक कर लिया, तो एयर को सक किया तो उसमें नेगेटिव प्रेशर बना, अब वाटर उसके थ्रू फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में साइफनिंग एक्शन होता है। सेम यहां पर होगा, आप देखिए धीरे धीरे जब यहां पर लेवल बढ़ना स्टार्ट होगा, वाटर का लेवल बढ़ना स्टार्ट होगा, तो इस पाइप के अंदर भी वाटर बढ़ता जाएगा, एक जब मैक्सिमम लिमिट पे पहुंचेगा, जब यहां पे भी वाटर पूरी तरीके से फिल हो जाएगा। देखिए यहां पर जब इससे ज्यादा यहां तक आया तो यहां तक वाटर, इसके मतलब पीक कंडीशन पे पहुंच गया, वाटर यहां तक पूरा फिल हो गया, ठीक है, पाइप के अंदर। अब जैसे ही वाटर इससे ज्यादा होगा तो ये वाला पानी इसके थ्रू, पाइप के थ्रू दूसरी डायरेक्शन में आना चालू हो जाएगा, तो साइफनिंग एक्शन यहां पर सेट हो गया। अब साइफनिंग एक्शन सेट होने का मतलब क्या है कि यहां पर पूरे में देखिए यहां पर प्रेशर का वो हो गया, ओवरऑल वाटर यहां पर फिल होना स्टार्ट हो गया और नेगेटिव प्रेशर यहां पर डेवलप हो गया, ठीक है, पाइप के अंदर। अब नेगेटिव प्रेशर के थ्रू, क्योंकि यहां पर वैक्यूम बोल सकते हैं, वैक्यूम डेवलप हो गया या फिर नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गया, ये वाटर तब यहां पर फ्लो होता रहेगा, ये तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक ये यहां पर इस वाली जो इसका ओवरऑल जब देखेंगे यहां पर ये तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक ये वापस अपनी उस कंडीशन को नहीं ले लेता है जब यहां पर एयर एंटर कर पाए, ठीक है। जैसे ही इसके अंदर एयर एंटर करेगी तो यहां पर ये फ्लो रुक जाएगा। तो साइफनिंग एक्शन, आई होप आपको समझ में आया होगा कि साइफनिंग एक्शन कैसे वर्क कर रहा है। पहले यहां पर वाटर यहां पर था, फिर धीरे धीरे वाटर बढ़ा तो इस पाइप के अंदर यहां पर वाटर फिल होना, यहां पर वाटर फिल होना स्टार्ट हुआ। एक लिमिट ऐसी है जब पाइप के क्राउन तक वाटर फिल हुआ, उससे जैसे ही डिस्चार्ज आगे हुआ तो ये पानी इसके अंदर से जाकर के इस पूरी की पूरी पाइप में यहां पर जाने लगा, ठीक है। यह हमारे पास दूसरी साइड में स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, ठीक है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन। अब जैसे ही ये वाला एक्शन हुआ तो वहां पर साइफन प्रोवाइड हो गया, साइफनिंग एक्शन स्टार्ट हो गई, साइफनिंग एक्शन कंप्लीट हो गई, मतलब यहां पर नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गया, ठीक है। अब नेगेटिव प्रेशर के थ्रू वाटर फ्लो होता ही रहेगा। कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक एट द एंड ये वाटर का लेवल डाउन आ जाए और डाउन होने के बाद में इसमें एयर फिर से ना चली जाए, ठीक है। तो यहां पर साइफनिंग एक्शन बन जाता है। तो ये साइफन एक्शन के थ्रू जैसे इस जो एक्स्ट्रा ड्रेनेज है, एक्स्ट्रा डिस्चार्ज है, उसको क्रॉस करवा देता है, उसको निकाल देता है, किसमें, दूसरे साइड में जो हमारे पास ड्रेन दे रखी है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, साइफनिंग स्टॉर्म वाटर रेगुलेटर हो गया। तो ये हमारे पास स्टॉर्म वाटर रेगुलेटर हो गया। आपको साइफन एक्शन भी समझ में आया कि हमारे पास में क्या होता है साइफन एक्शन, जहां पर नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है, उसके थ्रू वाटर का फ्लो मेंटेन रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में साइफनिंग एक्शन हो गया। तो हमने कौन कौन सी चीजें यहां पर कंप्लीट कर ली। इसी के साथ में हमारे पास सारे जितने भी हमारे पास में ये सीवर अपर्टेनेंसेस है वो कंप्लीट हो गए और आप यहां पर देख सकते हैं हमने सबकी बात एक एक करके यहां पर कर ही ली है, ठीक है। तो यहां पर हमने मैन होल के बारे में पढ़ लिया, ड्रॉप मैन होल के बारे में पढ़ लिया, लैंप होल्स पढ़ लिए, क्लीन आउट्स पढ़ लिया, स्ट्रीन इनलेट्स पढ़ लिया, फ्लशिंग टैंक पढ़ लिया, ऑयल एंड गैस ट्रैप्स पढ़ लिया, ग्रीस ट्रैप्स एंड इन्वर्टेड साइफन एंड स्टॉर्म वाटर रेगुलेटर। देखिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको यहां पर हो गई, एग्जाम में इससे ज्यादा आता भी नहीं है और आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि इनका क्या काम होता है और ये बेसिकली हमारे सीवरेज सिस्टम को हेल्प कैसे करते हैं मेंटेन और ऑपरेशन करवाने के अंदर, ठीक है। मैंने टाइप्स भी आपको बता दिया और साथ में इनकी सबकी थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी आपको समझा दिया। तो इसी के साथ में हमारा सीवर अपर्टेनेंसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आपको ये पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे अगर आपको चाहिए होगी तो इसी के साथ में हमारा ये पार्ट सीवर अपर्टेनेंसेस कंप्लीट होता है और इसी तरह हमारी वीडियोस आती रहेंगी। अगर आपको गेट का सब्सक्रिप्शन खरीदना है तो आप दीप09 ये कोड यूज कर सकते हैं, इस कोड के थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, अगर आप इसको स्कैन करते हो और ज्वाइन करते हो तो आपको कोई भी क्वेरी आएगी टेलीग्राम चैनल पर आप हमें बताइए, हम उसको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। साथ में हमारी जो न्यू वीडियोस है उनके लिंक वहां पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जिसमें आप उनको देख सकते हो, आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। तो इसी के साथ में हम मेरी जो एनवायरमेंटल की ये सीरीज चल रही है उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए। ये सीवर अपर्टेनेंसेस हो गया, मैंने प्रोडक्टिविटी ऑफ लेक्स पे भी टॉपिक बनाया था। तो ये हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके लिए मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ट्यून्ड।